नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में समाजवादी पार्टी के जीत के बाद अब उपचुनाव को लेकर पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हैं। लेकिन यहां पर अगर भाजपा की बात की जाए, एनडीए गठबंधन की बात की जाए, तो यहां अभी भी हलचल सिर्फ इस चीज को सोचने पर मची हुई है कि आखिरकार वो ये लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते बहुमत हासिल क्यों नहीं कर पाए, किन कारणों की वजह से भाजपा उत्तर प्रदेश में हार गई। लेकिन यहाँ अगर उपचुनाव को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में जो भाजपा है वो सोच विचार करती दिखाई दे रही है कि आखिरकार इन सीटों पर किस चेहरे को मैदान में उतारा जाए जो उन्हें ये सीट हासिल कर दे सके और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें फायदा होता दिखाई दे। ऐसे में अगर यहाँ अपर्णा यादव को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव पर भरोसा नहीं जताया और उन्हें किसी भी सीट से मैदान में भी नहीं उतारा। अपर्णा यादव लगातार यही कहती रही कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो पसंद है, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी कार्य करते हैं उनके कार्य की वो सराहना करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 साल इंतजार करती रही और उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं उतारा गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया। क्या उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देती दिखाई देगी और क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें करहल की उपचुनाव वाली जो विधानसभा सीट है उस पर मैदान में उतार सकती है या नहीं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में अगर करहल सीट से भाजपा अपर्णा यादव को मैदान में उतार देती है और करहल से समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार देता है तो ये जो टक्कर होगी ये परिवार के बीच ही होगी और ऐसे में देखना होगा कि यहाँ जो नतीजे आएंगे वो क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं जो यादव समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी अपर्णा यादव हैं जो यादव समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगी और ये कोशिश में जुटी रहेंगी कि जो यादव वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए। अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को मैदान में नहीं उतारा था, हालांकि देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी से अपर्णा यादव को मैदान में उतारना चाह रही थी। उसके बाद अपर्णा यादव ने बयान दे दिया मीडिया के सामने कि वो अपने परिवार के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगी और साफ तौर पर उन्होंने अपनी जेठानी के खिलाफ, डिंपल यादव के खिलाफ मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। क्या यही वो वजह है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें मैदान में नहीं उतारा, उन पर भरोसा नहीं जताया? क्या अब ये जो करहल पर जो चुनाव होने वाले हैं या जो 10 जो सीटें हैं उपचुनाव की, जो विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, क्या इसमें से किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर भरोसा जताकर मैदान में उतार सकती है या नहीं? क्या लगता है मनीष? देखिए शालिनी, सबसे पहले तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि रामपुर रायबरेली की, माफ कीजिएगा, सीट मिल सकती है और उसके साथ कैसरगंज की सीट की भी यहाँ चर्चा होती हुई नजर आई। तो रायबरेली से आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर उनका टिकट काट दिया गया और ऐसे में अगर बात करें कैसरगंज की तो कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह उतरे, जो कि ये कहते आए हैं कि हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो उस दबदबे के कारण कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण सिंह के दबदबे को देखते हुए उनके आगे अपनी मंजूरी नहीं पूरी करवा पाई और यहाँ पर अपनी मर्जी नहीं चला पाई। तो यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह मैदान में उतरते हुए देखे गए। उसके बाद जब यहाँ पर महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का मामला उनके ऊपर निकल कर आता है तो उसके बाद यहाँ पर आरोप लगने हो जाते हैं। तो ऐसे में जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह को वो सीट यहां पर छोड़नी पड़ती है। उसके बाद यहां पर करणभूषण शरण सिंह मैदान में उतारे जाते हैं जो कि इस लोकसभा सीट से जीत दर्ज करते हैं। लेकिन उसके बाद यहां पर देखा जा सकता है कि करणभूषण सिंह की जीत के बाद कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे के लिए यहां पर पद की मांग करते हुए नजर आए, मंत्री पद की मांग करते हुए नजर आए। जब यहां पर मंत्री पद बांटे जा रहे थे तो ऐसे में मंत्री पद उन्हें नहीं दिया गया तो ब्रजभूषण शरण सिंह यहां पर खिलाफ हो जाते हैं और ऐसे में अपर्णा यादव की अगर बात करते हैं तो अपर्णा
अपर्णा यादव 2 साल से समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के अपने परिवार को छोड़ के भाजपा में गई थी, भारतीय जनता पार्टी में गई थी, इस उम्मीद से कि यहाँ पर कोई उनको बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देगी। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा को सीधे तौर पर दरकिनार किया, यहाँ पर एक कार्यकर्ता की भूमिका में उन्हें छोड़ दिया, कोई बड़ा यहाँ पर पद नहीं दे दिया, कोई चुनाव नहीं लड़वाया, विधानसभा लोकसभा कोई भी चुनाव यहाँ पर लड़वाते हुए नजर नहीं आए। अब लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो यहाँ पर देखा गया है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव को यहाँ पर डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से उतारने की बात हो रही थी, तो यहाँ पर कयास जो थे वो पूरी तरह से सिद्ध भी होते हुए नजर आए। और ऐसे में देखा गया कि जब यहाँ पर पूरी बात खुलकर आई तो अपर्णा यादव ने साफ तौर पर, जिस तरीके से आपने बताया, कि यहाँ पर डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैं परिवार के सदस्य के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगी, उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि अपर्णा यादव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ तो सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक बयान कोई अपर्णा यादव की तरफ से नहीं आता हुआ दिखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, जो कि 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है 2024 में, तो समाजवादी पार्टी शुरुआती दौर से कयास लगाती हुई नजर आई जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है कि उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी तमाम कयास लगाती हुई नजर आ रही है कि अपर्णा यादव को वो अपर्णा यादव को करहल की विधानसभा सीट से उतार देंगे अगर अपर्णा यादव यहाँ पर समाजवादी पार्टी का रुख करती है, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ती हैं तो। जी अब इस प्रकार से यही देखना होगा कि अपर्णा यादव क्या फैसला लेती हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी भी या नहीं। लेकिन यहाँ पर मनीष, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से करहल की सीट पर अपर्णा यादव को उतारा जाता है, क्योंकि करहल की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। अब ऐसे में अगर अपर्णा यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के परिवार की ही सदस्य हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतर जाती हैं, तो यहाँ समाजवादी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो अपर्णा यादव किस तरीके से बढ़ाती दिखाई दे सकती है। जी, तो देखिए यहाँ पर साफ सीधी बात ये है कि अगर यहाँ पर मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार देती है अपर्णा यादव को उपचुनाव के दौरान, तो यहाँ पर मामला, यहाँ पर जो मुकाबला जो है, कहना चाहिए कि टफ हो जाएगा, क्योंकि करहल की विधानसभा सीट से जिस तरीके से आपने भी पहले जिक्र किया शुरुआती प्रोग्राम के दौर में, तो उसमें कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का नाम आ रहा है, जो कि यहाँ पर अखिलेश यादव के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके भतीजे हैं। तो ऐसे में अब अपर्णा यादव के खिलाफ अगर तेज प्रताप यादव उतर जाते हैं तो ये परिवार का मामला हो जाएगा, दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखा जा सकता है कि यादव वोट बैंक जो है, कुछ यादव वोट बैंक जो अपर्णा यादव के साथ है उनका समर्थन करता हुआ नजर आएगा, और बाकी जो यादव वोट बैंक है वो तेज प्रताप यादव का यानी समाजवादी पार्टी का समर्थन करता हुआ नजर आएगा। तो बीच में दोनों के टकराव बड़ा दिलचस्प देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अपर्णा यादव जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद से यहाँ पर अपनी जो साख है, अपनी जो राजनीतिक मजबूती है, वो कहीं ना कहीं खोती हुई जा रही है। तो उस मजबूती को खोने के बाद यहाँ पर तेज प्रताप यादव के जीतने के चांसेस मेरे को ज्यादा लगते हैं। मनीष, मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, तो यहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के बीच में टकराव नहीं होगा। यहाँ पर मायावती ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने उम्मीदवारों को इन 10 उपचुनाव वाली जो सीटें हैं उस पर मैदान में उतारेंगी। तो ऐसे में यहाँ मायावती एक बार फिर से, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ मायावती के गठबंधन में शामिल ना होने का, तो जिस प्रकार से अब मायावती ने यह ऐलान कर दिया है और अपने उम्मीदवार वो मैदान में उतारेंगी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे सकती हैं। और यहाँ पर जो नतीजे अब सामने आएंगे वो हो सकते हैं कि कुछ अंतर से ही यहाँ पर जीत होती भी दिखाई दे सकती है। अब ऐसे में ये जिक्र किया गया कि करहल से अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारना चाहती हो, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपर्णा ने मना कर दिया था कि परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी, तो अब जो माहौल तैयार हो रहा है ये माहौल भी बिल्कुल पहले की तरह ही है। और क्या ऐसे में अपर्णा यादव एक बार फिर से मना करती दिखाई देंगी भारतीय जनता पार्टी से और ये कहती दिखाई देंगी कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी और चुनाव नहीं लड़ेंगी? क्या लगता है? जी बिल्कुल, अगर अपने वादों पर खरी रहती हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव मना कर देंगी, इनकार कर देंगी चुनाव लड़ने से करहल विधानसभा सीट से, क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया आपके दूसरे सवाल के दौरान कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से, और देखा जाए तो वो पार्टी कहीं ना कहीं उनके परिवार का सदस्य है, पार्टी अपने परिवार की है, तो उसके खिलाफ जहां तक मुझे लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनके खिलाफ नहीं उतरेंगी। तो ऐसे में अगर बात करें मायावती की, तो मायावती जिस तरीके से मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन हमने लोकसभा चुनाव 2024
के अंदर देखा, बहुत ही बुरी तरह पिछड़ती हुई नजर आई। और ऐसे में सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद यहाँ पर मायावती वो मजबूती स्थापित नहीं कर पाई, अपनी पकड़ यहाँ पर जो मजबूती राजनीतिक पकड़ जो है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अंकुश लगाती हुई नजर आई। क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि जिस तरीके से आकाश आनंद का मामला खुलकर सामने आया था, तो आकाश आनंद का जो मामला था विवादित बयान वाला विपक्षी नेताओं को, तो ऐसे में वो मामला कहीं ना कहीं यहाँ पर मायावती के लिए नुकसानदेह साबित हो गया लोकसभा चुनाव के दौरान। और ऐसे में जो पार्टी यहाँ पर कुछ सीटें जीतने की उम्मीद रखती थी, बहुजन समाज पार्टी, उनकी एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगती है। और ऐसे में बाजी मारती है तो चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी, जो कि पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे थे और नगीना लोकसभा सीट से जिन्होंने बहुत ही अच्छी जीत हासिल करी। और ऐसे में मायावती और चंद्रशेखर का भी मुकाबला इस लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है शालिनी कि मायावती की पार्टी की जो मजबूती खत्म हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आकाश आनंद दोबारा वापसी कर लेते हैं उपचुनाव से पहले और उसके बाद यहां पर रणनीतियां बनाई जाती हैं, तो मामला बेशक यहां पर त्रिकोणीय देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच। अब बिल्कुल ये देखना होगा कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपर्णा पर भरोसा जताते हुए उन्हें करहल की सीट पर उतारेगी भी या नहीं, क्योंकि यहाँ तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उतार देती है तो अपर्णा यादव दोबारा से क्या मना कर सकती हैं, और ऐसे में अगर अपर्णा यादव उतर भी जाती है मैदान में तो क्या यहाँ पर अपर्णा यादव जीत हासिल करती हुई दिखाई भी देंगी या नहीं। इन तमाम जो कयास है ये तो आने वाले समय में ही खत्म होते दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी यही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को करहल सीट से अपर्णा यादव को मैदान में उतार देना चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।